सेमेस्टर 2 का फिनेंशियल अकाउंटिंग की जो किताब है उसमें पहला चैप्टर का नाम है इनलैंड ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ब्रांच कहते किसको है। तो ब्रांच का शुद्ध हिंदी तो होगा शाखा। और ब्रांच आप पढ़िएगा तो बायोलॉजी में आपको पता चलता है कि जो पेड़ की डालियां होती है तो उसको हम लोग ब्रांच भी बोलते हैं। तो पेड़ की डालियों को ब्रांच जब कहा जाता है तो बस वैसा ही कुछ ब्रांच यहाँ पर फील होगा। क्योंकि यहाँ पेड़ नहीं है, कोई डाली नहीं है, बल्कि व्यापार है। व्यापार मतलब तो पहले ये कैरेक्टरिस्टिक समझिए कि जो पेड़ की डाली उसका नाम ब्रांच कहते हैं, क्या है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें क्या होता अमन है माइक ऑफ करो। बहुत ज्यादा आवाज आ सर रहा सर अमन को माइक ऑफ करने बोल के सर। अमन को क्या कर दें, रिमूव माइक कर ऑफ दें। करने बोल रहे थे। नहीं सर माइक। तो वो जो ब्रांच होता है वो ब्रांच उसमें क्या होता है, पहले उसका कंस्ट्रक्शन देखिए कि रूट होता है, जड़ होता है जो जमीन के नीचे पकड़ के रखे हुए रहता है, जमीन को पूरा वो फाउंडेशन को पकड़ के रखे हुए रहता है। उसके बाद उसकी तना आती है और तना के बाद उससे अलग अलग डालियां निकलती है और हर डाली में अपना पत्ता होता है, अपना फूल होता है, अपना फल होता है। ये ब्रांच मोटा मोटी कंस्ट्रक्टेड है। बिजनेस में ब्रांच क्या है? बिजनेस में ब्रांच का मतलब है कि आपका व्यापार का एक हेड ऑफिस होगा। जैसे वहां पर एक तना होता है वैसे यहाँ पर एक हेड ऑफिस होता है जो किसी एक शहर में स्थित होता है। और उस शहर का जो हेड ऑफिस है वो अपना ही जैसे दुकान देश के विभिन्न शहरों में खोलता है। और विभिन्न शहरों में तो खोलता ही है देश में, साथ ही साथ वो विदेश में भी खोलता है। अपने देश में तो खोलता ही है और उसके साथ साथ में वो विदेश में भी खोलता है। तो जब हेड ऑफिस एक किसी शहर में होता है और कई जगह उसका ब्रांच होता है जो अलग अलग व्यापार करने के लिए, उसी तरह का व्यापार करने के लिए अलग अलग शहरों में खोला जाता है, तो वैसे अकाउंट्स को रखने के लिए ब्रांच अकाउंटिंग का सहारा लिया जाता है। ब्रांच अकाउंटिंग का नाम इसलिए इसका पड़ा है कि जैसे तना एक होता है और उसकी शाखाएं अलग अलग होती है, उसमें भी हेड ऑफिस एक होता है और उसका ब्रांच बहुत सारा होता है, देश के हर क्षेत्र में फैला हुआ रहता है। जितना डेवलप बिजनेस होगा उतना ज्यादा उसका फैला रहेगा और जितना कम बिजनेस होगा उसका फैलाव उतना कम होगा। जैसे आप एक एग्जांपल आपको हम दे देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेड ऑफिस भारत के मुंबई शहर में स्थापित है और इसका ब्रांच बहुतों जगह है। ब्रांच इसका बहुतों जगह है, आपके सरिया में है, नरेश के बिशनगढ़ में है, फिर बगोदर में भी है, टाटीझरिया में भी, बहुत जगह इसका ब्रांच फैला हुआ। तो यही है ब्रांच। और ये सबके बिजनेस का जो नेचर होगा वो सेम होगा, जो व्यापार करने का जो तरीका होगा वो सबका सेम होगा। कोई ब्रांच ऐसा नहीं है कि व्यापार का नेचर बदल देगी। अगर मान लीजिए कि आप खादिम जूता कंपनी का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो खादिम जूता कंपनी का हेड ऑफिस जिस शहर में होगा तो कई अलग अलग शहर में उसका ब्रांच भी होगा। और जब कई अलग अलग शहर में ब्रांच होगा तो वो ब्रांच में क्या किया जाएगा कि जितना भी ब्रांच होगा सब जगह जूता ही बिकेगा, चप्पल ही बिकेगा। स्टेट बैंक का जितना भी ब्रांच होगा सब जगह यही काम होगा, पैसा लेगा पैसा देगा, यही सब जो काम होता है बैंक का वही काम करेगा। तो जो बिजनेस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कॉमन होगा, सिमिलर होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बिजनेस के नेचर में कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये लगभग ब्रांच का कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ कि मतलब जिसकी एक मुख्य शाखा होती है और अलग अलग शहरों में उसकी दुकान होती है, वही उसका शाखा कहलाता है, हेड ऑफिस का वो शाखा कहलाता है। अब मान लीजिए कि एक हेड ऑफिस है, मान लीजिए खादिम जूता का आपको हम एग्जांपल देते हैं, या श्रीनगर का, या लखानी का, या बाटा का। तो बाटा का एक हेड ऑफिस होगा किसी देश के किसी शहर में और उसका ब्रांच हर शहर में फैला हुआ है, चाहे वो हजारीबाग में हो, चाहे वो धनबाद में हो, चाहे वो रांची हो, चाहे बोकारो, हर अलग अलग शहर में फैला हुआ है। और हेड ऑफिस के द्वारा माल भेजा जाता है ब्रांच को, हेड ऑफिस के द्वारा माल भेजा जाता है ब्रांच को। और ब्रांच की जिम्मेवारी होती है कि वो सामान को बेचे और सामान को बेचकर बिक्री मूल्य का जितना पैसा आएगा वो सारा का सारा हेड ऑफिस के अकाउंट में वो जमा कर देगा। ब्रांच को ये कभी भी नहीं कहा जाता है कि बिक्री में से कोई भी पैसा आप खर्चा कीजिएगा। जितना बिक्री कीजिएगा उतना सारा का सारा पैसा हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए। ब्रांच को खर्च करने का एक भी पावर नहीं होता है। अधिकतम दशाओं में अगर हेड ऑफिस चाहे तो कुछ दशाओं में उसको खर्च करने का पावर दे सकते हैं, लेकिन अधिकतम दशाओं में पावर नहीं देती है। हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजेगा,
ब्रांच उस सामान को अपने शहर में बेचेगा, बेच के जो पैसा आएगा वो डेली उसकी जिम्मेवारी है कि बैंक के वर्किंग डे के दिन, संडे वगैरह अगर छुट्टी है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बैंक का वर्किंग डे है उस दिन वो सारा पैसा बैंक में जमा कर देगा। और वो पैसा बैंक में जैसे जमा करेगा तो वो पैसा कहाँ पहुंच जाएगा? हेड ऑफिस के अकाउंट में पहुंच जाएगा। अब हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच से रिक्विजिशन मांगा जाएगा कि बताइए आपका क्या क्या खर्चा है। जैसे मान लीजिए स्टाफ है तो उसका सैलरी तो प्री डिटरमाइन होगा कि किसी को 20,000 देना, किसी को 15,000 देना, किसी को 8,000 देना है, तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स रहता है। तो ये हो गया उसका खर्चा। तो वो जितना भी स्टाफ है उसके अकाउंट में वहीं से सैलरी भेज दिया जाएगा, हेड ऑफिस से भेज दिया जाएगा कि आज मोहन का 30 तारीख पूर गया तो मोहन को 5,000 रुपया खाता में भेजना है, कल रहीम का 31 तारीख पूर गया तो उसको 12,000 रुपया भेजना है। महीना के अंत में सबका सैलरी चला जाएगा। अगर वो ऑफिस है भाड़े पर लिया हुआ, तो ऑफिस अगर भाड़े पर लिया हुआ है तो जो भाड़े पर लिया हुआ तो उसका जो भाड़ा है वो भी भाड़ा हेड ऑफिस के द्वारा सीधे मकान मालिक के अकाउंट में भेज दिया जाएगा कि आपका महीना का इतना भाड़ा हुआ, ये भाड़ा अपना पकड़िए। यानी कि सारे खर्चों पर जो कंट्रोल होता है वो हेड ऑफिस का होता है। खर्चा हेड ऑफिस ही वहन करती है। आपको सिर्फ काम क्या है, ब्रांच को क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेवारी है? ब्रांच की ड्यूटी और जिम्मेवारी है कि माल को बेचना, और माल बेचकर जो पैसा आया है वो ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा कर देना। और हेड ऑफिस के द्वारा जो भी प्री डिटरमाइन एक्सपेंसेस है वो टाइम टू टाइम हेड ऑफिस की जिम्मेवारी है कि अपने स्टाफ को सैलरी देना है तो उसके अकाउंट में सैलरी भेज दीजिए। अगर आपका दुकान भाड़े पर है तो जो मकान मालिक है उसको रेंट आप दे दीजिए। तो जो भी चीज प्री डिटरमाइन है वो टाइम टू टाइम करना हेड ऑफिस की जिम्मेवारी है। और अगर कोई छोटा मोटा खुचरा खर्चा है तो उसके लिए जो ब्रांच का मैनेजर होता है उसको कुछ पावर दे दिया जाता है कि ये छोटा मोटा खर्चा का भुगतान कर लीजिएगा, लेकिन इसका हिसाब जरूर बता दीजिएगा। आप बिना हिसाब बताए आप खर्च नहीं कर सकते। मान के चलिए कि 1,500 रुपया मैनेजर को दे देगा वो कि देखिए अगर चाय नाश्ता पानी वगैरह अगर आपको कुछ करना है तो ये कर तो जरूर लीजिएगा, लेकिन हिसाब इसका जरूर बता दीजिएगा। तो ये हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच के साथ काम किया जाता है। तो ये हो गया हेड ऑफिस क्या है और ब्रांच क्या है। अब ब्रांच के टाइप्स कितने, ब्रांच कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्रांच का जो टाइप्स है वो सबसे पहला होता है डिपेंडेंट ब्रांच, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, और तीसरा होता है फॉरेन ब्रांच। तो फॉरेन ब्रांच तो हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है डिपेंडेंट ब्रांच और एक पढ़ना है इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच जो होता है वो पूरी तरीके से अपने हेड ऑफिस पर आश्रित रहता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है वो अपने हेड ऑफिस पर आश्रित नहीं होता है। डिपेंडेंट ब्रांच की ये जिम्मेवारी होती है कि उसको हेड ऑफिस से जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा। अपना कोई भी दिमाग वो नहीं लगाएगा, अपना कोई भी बुद्धि का वो प्रयोग नहीं करेगा। माल बिके माल ना बिके वो वही करेगा जो हेड ऑफिस इंस्ट्रक्टेड करेगा। तो वैसी स्थिति में हेड ऑफिस की जिम्मेवारी क्या है कि बढ़ जाती है। हेड ऑफिस का जिम्मेवारी इतना बढ़िया से होना चाहिए, इतना उसका कैपेसिटी और कैलिबर होना चाहिए वस्तु के बारे में कि कस्टमर ब्रांड के नाम से आ जाए दुकान में। अगर ब्रांड बढ़िया है तो दुकान में कस्टमर उस ब्रांच के नाम पर नहीं आए बल्कि ब्रांड के नाम पर आए। अगर बाटा का चप्पल बहुत ज्यादा बिक रहा है, जूता बिक रहा है, तो वो बाटा के ब्रांड पर बिक रहा है और वो ब्रांड के अनुसार से आप धनबाद में लीजिए, चाहे आप हजारीबाग में लीजिए, चाहे आप रांची लीजिए, चाहे आप बोकारो लीजिए, ब्रांड है तो एक ही क्वालिटी का सामान मिलेगा, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ क्योंकि वो तो हेड ऑफिस से सामान आता है। तो एक हो गया डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच में क्या आपको बताया गया कि उसमें जो हेड ऑफिस है उसकी जिम्मेवारी बहुत अधिक हो जाती है। वस्तु इतना क्वालिटी पूर्ण उसको बनाना चाहिए, इतना सुंदर उसको बनाना चाहिए ताकि ये तय हो सके कि हाँ भाई वो वस्तु में क्वालिटी क्या है, उस वस्तु में गुण क्या है, और ग्राहक खींचा चला है वस्तु को लेने के लिए। जबकि इस ब्रांच का डिपेंडेंट ब्रांच का एक डिमेरिट भी है कि जो ब्रांच का कस्टमर को इंटरटेन करना चाहिए ब्रांच के स्टाफ के द्वारा, वो इंटरटेन वो स्टाफ नहीं करता है। स्टाफ तो सोचता है कि मेरा मालिक तो हमको तय कर दिया कि 6,000 रुपया देंगे, चाहे माल बिके चाहे नहीं बिके। तो इसलिए वो कस्टमर को इंटरटेन नहीं करता डिपेंडेंट ब्रांच वाला। वो सोचता है कि बिके मत बिके, मालिक तो हमको 6,000 7,000 देगा ही। तो अब क्या किया, हेड ऑफिस भी इतना बुर्बक नहीं है कि पैसा आपको देगा तो बिना काम करा देगा। हेड ऑफिस क्या किया कि एक मिनिमम अमाउंट तय कर दिया है कि आपका ये मिनिमम अमाउंट है एज ए सैलरी, और उसके बाद एक परसेंटेज तय कर दिया कि आपके काउंटर से जितना ज्यादा माल बिकेगा उसका उतना परसेंट आपको हम देंगे। अब वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि उसकी मजबूरी हो जाएगी कि माल को वो बेचने के लिए इंटरटेन करे, वो कोशिश करे कि किसी तरह से माल बिके। अगर माल नहीं बिकेगा
तो उसका कमीशन नहीं मिलेगा, माल ज़्यादा बिकेगा तो उसका कमीशन भी ज़्यादा होगा, माल कम बिकेगा तो उसको कमीशन भी कम मिलेगा। तो ये है एक डिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट ब्रांच में दो तीन बातें होती है कि डिपेंडेंट ब्रांच में एक ऐसा ब्रांच होता है जो ओनली कैश सेल करता है, सिर्फ नगद बिक्री करता है। हेड ऑफिस उसको ये कह के भेजती है कि बाबू तुमको जो सामान दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुमको कैश में सेल करना है, क्रेडिट में सेल नहीं करना है। तो वो सिर्फ कैश सेल करेगा, चाहे माल बिके चाहे नहीं बिके। अब रेलवे का काउंटर है, वहां अगर आप जाइएगा बोलिएगा कि भैया मेरा जान पहचान है तो ऐसा कीजिए कि हमको उधार में टिकट दे दीजिए, लेकिन रेलवे ऐसा नहीं करती, उधार में टिकट नहीं। वहां बिके या नहीं बिके लेकिन वो बेचेगी तो नगद ही बेचेगी। तो एक ऐसा ब्रांच जो सिर्फ नगद में बिजनेस करती है। दूसरा एक ऐसा ब्रांच जो कैश प्लस एज वेल एज क्रेडिट में भी सेल करती है, उधार में भी बेचती है और नगद में भी बेचती है, उसको दोनों ही फैसिलिटी रहता है। लेकिन जो क्रेडिट सेल करती है उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो होती है वो ब्रांच पर होती है कि अगर पैसा डूबेगा, अगर पैसा नुकसान होगा तो भैया ये सारी जिम्मेवारी ब्रांच को सहना पड़ेगा। और कैश सेल है तब तो कोई बात नहीं है। एक होता है ब्रांच जिसको कॉस्ट प्राइस पर सामान मिलता है, और एक ऐसा ब्रांच होता है जिसको सेल प्राइस पर सामान मिलता है, इनवॉइस प्राइस पर। अगर कॉस्ट प्राइस पर सामान मिलता है तो वो ब्रांच की जिम्मेवारी हो जाती है कि वो उसका बिक्री मूल्य तय करे। एज पर सिचुएशन ऑफ मार्केट वो उसका सेल प्राइस तय करता है, क्योंकि हेड ऑफिस ने कॉस्ट पर सामान ब्रांच को भेज दिया है और ब्रांच को ये कहा कि आप देख लेना, परिस्थिति जैसी बनेगी वैसी सामान का मूल्य निर्धारण आप कर लेना। एक तो ये हो गया प्रक्रिया। और दूसरा प्रक्रिया होता है कि हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को सामान तो भेजा जाता है, हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को सामान तो भेजा जाता है, लेकिन वहां पर इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाता है। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कि वो बिक्री मूल्य पर भेजा जाता है, यानी कि हेड ऑफिस पहले से ही उस वस्तु का एमआरपी जो है वहीं पर फिक्स कर देती है, हेड ऑफिस में ही उसका एमआरपी फिक्स कर देती है और वो ब्रांच को भेज देती है कि इसमें इतना रुपया प्रिंटेड लिखा हुआ, जूता का दाम 90 रुपया है तो आपको 90 में बेचना है। अब ब्रांच को पता नहीं चलेगा कि इसका वास्तविक लागत कितना है, ब्रांच को पता ही नहीं है क्योंकि उसको मिला इनवॉइस प्राइस पर। अगर वहां से एमआरपी प्रिंट होकर आता है तो उसकी जिम्मेवारी कि अब उस एमआरपी पर वो सामान को बेचे, एमआरपी से कम पर नहीं बेचे। और एक हो गया था पहले क्या, जब कॉस्ट प्राइस पर आता था, मैंने वहां से मालिक भेज देता था लिख के कि देखो इसका लागत है 50,000, अब तुम देख लेना, इसको 55 में भी बेच सकता है, 52 में भी बेच सकता है, 58 में भी बेच सकता है, ये तुम्हारे पर निर्भर करता है। तो एक ब्रांच ऐसा होता है जिसको कॉस्ट प्राइस पर सामान होता है, एक ब्रांच ऐसा होता है जिसको इनवॉइस प्राइस पर सामान मिलता है, यानी कि जिसको कहते हैं सेल प्राइस पर सामान मिलता है। अब जिसको कॉस्ट प्राइस पर सामान बेच मिलता है वो दो तरीके से सामान को बेच सकता है, एक तो सिर्फ वो कैश सेल कर सकता है और दूसरा वो कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल भी कर सकता है। लेकिन अगर क्रेडिट सेल करता है तो उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ब्रांच की होती है, कि अगर किसी तरह से नुकसान होगा तो वो ब्रांच को सहना पड़ेगा क्रेडिट सेल में। और दूसरा तरीका आपको क्या बताएं कि जब ब्रांच को गुड्स रिसीव होता है ऑन इनवॉइस प्राइस यानी बिक्री मूल्य पर, सीधे वहां से एमआरपी प्रिंट करके आ जाता है कि इस वस्तु का बिक्री मूल्य इतना है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा ब्रांच को कि मालिक कितना कमा रहा है, कितना बच रहा है, वो आपको पता नहीं चलेगा। वहां भी दो तरह का होता है, जब इनवॉइस प्राइस पर मिलता है तो एक होता है कि जो सिर्फ कैश सेल करता है और एक होता है कि कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल भी करता है, नगद भी बेचता है, और एक दूसरा होता है कि नगद और उधार दोनों बेचता है। तो एक सबसे पहले आपको एग्जांपल बताएं कि ब्रांच का टाइप क्या हो गया, एक डिपेंडेंट ब्रांच हो गया, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच हो गया और एक फॉरेन ब्रांच हो गया। डिपेंडेंट ब्रांच में फिर दो बात होती है। डिपेंडेंट ब्रांच में होता है कि अगर वो सामान हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पर मिले, और कॉस्ट प्राइस पर मिले तो दो बातें हो सकती है कि या तो वो कैश सेल करे और या फिर कैश एंड एज वेल एज क्रेडिट सेल करे। दूसरा है कि अगर ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पर सामान मिलता है, तो इनवॉइस प्राइस पर सामान मिलता है तो वहां भी दो बातें हो सकती है कि या तो वो कैश सेल करे या एज वेल एज क्रेडिट सेल करे। ये हो गया टोटल ओवरऑल ब्रांच का टाइप कि ब्रांच कितने प्रकार के होते हैं। अब ब्रांच का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसका जो लेखांकन होता है वो कैसे किया जाता है, उसकी क्या मेथड है। तो ब्रांच का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो चार तरीके से होता है, उसके लिए चार मेथड अडॉप्ट किए गए हैं। पहला मेथड अडॉप्ट किया गया जिसको कहते हैं सिंपल मेथड।
जैसा है नाम वैसा इसका काम, कि ये सिंपल मेथड है तो इसका काम भी सिंपल ही होगा, इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होगा। दूसरा कहलाता है स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड जो होता है वो थोड़ा टफ मेथड होता है, इसमें जो कैलकुलेशन होता है वो बड़ा लंबा होता है, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है। तीसरा होता है फाइनल अकाउंट मेथड। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि फाइनल अकाउंट मेथड है, तो फाइनल अकाउंट मेथड में क्या होगा कि ट्रेडिंग बनेगा, पीएल बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। और लास्ट होता है होलसेल ब्रांच मेथड। होलसेल ब्रांच मेथड में क्या होता है कि एक होलसेलर होता है और उसके कई रिटेलर होते हैं, और वो होलसेलर सामान टाइम टू टाइम रिटेलर को बेच दिया करता है। तो ये हो गया 4 विधि हेड ऑफिस के बुक में अकाउंट ट्रीटमेंट करने का। एक सिंपल मेथड, एक फाइनल अकाउंट मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड में ट्रेडिंग अकाउंट होगा, पीएल अकाउंट होगा, बैलेंस शीट भी हो सकता है। तीसरा हो गया स्टॉक डेटर मेथड। ये काफी पेचीदा मेथड है, काफी लंबा मेथड है और काफी इसमें काम करना पड़ता है। और लास्ट वन है होलसेल ब्रांच मेथड। होलसेल ब्रांच मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें एक होलसेलर होता है और उसके कई रिटेलर होते हैं, और उस रिटेलर की ये जिम्मेवारी होती है कि वो सामान को बिकवाए और सामान को बिकवा कर जो कमीशन आता है वो कमीशन को प्राप्त करे। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने का 4 तरीका होते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग में अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे रखा जाए। अब हम लोग आते हैं कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब हम लोग करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आपको जर्नल एंट्री करना पड़ता है, और जो जर्नल एंट्री होता है वो चारों में से कोई भी मेथड हो वो कॉमन जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री में कोई मेथड का फर्क नहीं पड़ता है। जो जर्नल एंट्री है वो कॉमन जर्नल एंट्री है, वो चारों में से किसी भी मेथड में काम आ सकता है, चाहे वो सिंपल मेथड हो, चाहे फाइनल अकाउंट मेथड हो, चाहे स्टॉक एंड डेटर मेथड हो, चाहे होलसेलर मेथड हो। मेथड कोई भी हो, ये कॉन्सेप्ट चारों में काम आता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो जर्नल एंट्री होता है वो जर्नल एंट्री ऑलवेज हेड ऑफिस के बुक में होता है। जो लेजर बनाना पड़ता है वो हेड ऑफिस के बुक में लेजर बनाना पड़ता है। और हेड ऑफिस के बुक में 2 लेजर बनता है, एक ब्रांच का लेजर बनता है, एक ब्रांच का लेजर बनता है, और एक चाहे तो वो कस्टमर जिसके साथ लेन देन किया डायरेक्टली हेड ऑफिस उसका भी लेजर बना सकता है। लेकिन जनरली वहां पर सिर्फ एक ब्रांच का लेजर बनता है। उस ब्रांच का लेजर से ये पता चलता है, पर्टिकुलर हर ब्रांच का लेजर बनाना पड़ता है। जैसे अगर कलकत्ता हेड ऑफिस का कोई ब्रांच है सरिया में, तो उसका नाम लिखेगा वो सरिया ब्रांच। अगर बगोदर में उसका ब्रांच है तो लिखेगा बगोदर ब्रांच। तो ये पता चल जाएगा कि सरिया ब्रांच से क्या प्रॉफिट हुआ, या ये पता चल जाएगा कि बगोदर ब्रांच से क्या प्रॉफिट हुआ। तो ये स्टेटमेंट उसको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, इसलिए हर ब्रांच का जो है वो नामांकन कर देता है। हर ब्रांच का वहां पर नाम लिखा जाता है कि वो कौन सा ब्रांच है। सरिया ब्रांच है तो उसका नाम लिख देगा सरिया ब्रांच। कलकत्ता ब्रांच है, अभी कोडरमा ब्रांच है तो लिख देगा कोडरमा ब्रांच। अब उससे पता चल जाएगा कि सरिया ब्रांच से क्या फायदा हुआ है, या कोडरमा ब्रांच से क्या फायदा हुआ है, या किस ब्रांच से क्या नुकसान हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि हेड ऑफिस के बुक में जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जर्नल एंट्री है वो हेड ऑफिस के बुक में है। तो सबसे पहले होता है कि हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को सामान भेजा जाता है। तो जब आप ब्रांच को सामान भेजिएगा तब जर्नल एंट्री होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन ब्रांच, या गुड सप्लाई टू ब्रांच। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाई टू ब्रांच। ये हो गया ब्रांच को सामान भेजने पर। अगर ब्रांच के द्वारा सामान वापस आ जाता है, अगर ब्रांच के द्वारा सामान वापस आ जाता है तो गुड सप्लाई टू ब्रांच, गुड सप्लाइड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ये हो गया कि अगर हमने ब्रांच को सामान दिया और वो सामान वापस आ गया। नेक्स्ट होता है कि अगर हेड ऑफिस के द्वारा खर्चा के लिए ब्रांच को पैसा भेजा जा रहा है, अगर हेड ऑफिस के द्वारा खर्चा के लिए ब्रांच को पैसा भेजा जा रहा है तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर हेड ऑफिस से ब्रांच के लिए खुदरा खर्चा भेजा जा रहा है, बड़ा खर्चा नहीं, खुदरा डेली का खर्चा है, छोटा मोटा खर्चा, तो उसके लिए जर्नल एंट्री होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीटी कैश अकाउंट। उसके बाद शाखा से पैसा मिलता है, जो ब्रांच है वो माल बेचती है और माल बेच के पैसा देती है। तो जब हेड ऑफिस को पैसा मिलेगा तो वो जर्नल एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अगर हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच के लिए कोई एसेट्स परचेज किया गया है तो उसके लिए एंट्री होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई एसेट्स अगर परचेज करते हैं, साल के अंत में आप देखिएगा कि ब्रांच का किधर बैलेंस आ रहा है, टू बैलेंस आ रहा है कि बाय बैलेंस आ रहा है। अगर टू में बैलेंस आ रहा है तो वो प्रॉफिट होगा, और अगर बाय में बैलेंस आ रहा है तो वो लॉस होगा। अगर टू में है तो वो प्रॉफिट होगा, और अगर बाय में है तो लॉस होगा। और ये जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा
वो उस ब्रांच के लिए हेड ऑफिस के बुक में प्रॉफिट या लॉस होगा। मतलब हेड ऑफिस को उतना घाटा हुआ या हेड ऑफिस को उतना नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ। ब्रांच को कभी कोई घाटा या नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो ब्रांच का ऑनर जो होता है वो हेड ऑफिस होता है। हेड ऑफिस सामान भेजता है, ब्रांच सिर्फ उसको बेच के और खर्चा करके और मालिक के अकाउंट में पैसा भेज देता है। ये ब्रांच की जिम्मेवारी है। लेकिन किसी भी हाल में आप अलग अलग ब्रांच का अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आपको हर ब्रांच का प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। इसीलिए हर ब्रांच का अलग अलग स्टेटमेंट बनाया जाता है, ताकि आपको ये पता चलते रहे कि फलाने ब्रांच में सरिया ब्रांच का क्या पोजीशन है, बगोदर ब्रांच का क्या पोजीशन है, हजारीबाग ब्रांच का क्या पोजीशन है, ये उससे आपको पता चलता है। तो ये हो गया जर्नल एंट्री कि अगर प्रॉफिट आया है तो ब्रांच अकाउंट के टू में डिफरेंस आएगा, और अगर लॉस आया है तो ब्रांच अकाउंट के बाय में डिफरेंस आएगा। और इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट लेजर बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर वो ब्रांच अकाउंट। उस ब्रांच अकाउंट का लेजर बनाने से आपको फाइनली ये पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि आपको लॉस हुआ है। आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा। अगर जर्नल एंट्री बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो लेजर तो बनाना ही पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो जब इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस के बुक में जब ब्रांच का लेजर बनाइएगा तो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले उसमें लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी में अगर आपके पास पहले से कोई एसेट्स है तो वो टू बैलेंस बीडी में लिखा जाता है, चाहे कैश इन हैंड है, चाहे कैश एट बैंक है, चाहे पीटी एक्सपेंसेस है, चाहे स्टॉक है, चाहे डेटर है, जो भी है। अब ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को सामान जब भेजा जाता है तो उसके लिए जर्नल एंट्री होता है टू गुड सप्लाई टू ब्रांच। ये हो गया हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को सामान भेजने का। अब हेड ऑफिस अगर कोई खर्चा करता है तो उसके लिए लिखता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश। और कैश में वो रेंट दिया है तो उसका लिखाएगा, सैलरी दिया तो उसका लिखाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो उसका लिखाएगा, जो भी खर्चा किया वो लिखाएगा। टू में लिखा जाता है क्लोजिंग लायबिलिटी। अगर बिजनेस के अंत में कोई क्लोजिंग लायबिलिटी रह गया पैसा देने के लिए तो वो टू में लिखा जाएगा। बाय में लिखा जाता है लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बीटी। बाय में ओपनिंग बैलेंस बीटी। फिर बाय में लिखा जाता है कैश सेल। अगर आपने नगद माल बेचा है तो उसके लिए जो पैसा आपको मिला है ब्रांच से वो कैश सेल में माना जाएगा। अगर हेड ऑफिस के द्वारा कोई सामान वापस किया गया है ब्रांच को तो वो रिटर्न अकाउंट भी बाय में लिखा जाता है। फिर बाय में हम लोग लिखते हैं बैलेंस सीडी। अगर स्टॉक बच गया तो वो लिखेंगे, डेटर बच गया तो वो लिखेंगे, कैश बच गया तो वो लिखेंगे, बैंक बच गया तो वो लिखेंगे। यानी जो जो एसेट्स मेरे पास वर्ष के अंत में अकाउंट बनाने के समय अगर नहीं है, कोई भी एसेट जो ब्रांच का क्लोजिंग बैलेंस में बचा हुआ है वो बाय में लिखना है। कोई भी वैसा एसेट जो ब्रांच अकाउंट के क्लोजिंग में बचा हुआ है वो बाय में लिखना है, बाय बैलेंस सीडी। और अगर लायबिलिटी बचा हुआ है तो टू में लिखना है। और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस टू में लिखा जाता है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बाय में लिखा जाता है। चार तरह का बात आपको बता दिए। ब्रांच अकाउंट, जब हेड ऑफिस का ब्रांच अकाउंट बनाइएगा तो ब्रांच अकाउंट के टू में एसेट्स का बैलेंस बीटी लिखा जाता है, बाय में लायबिलिटी का बैलेंस बीटी लिखा जाता है, टू में लायबिलिटी का बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है, बाय में बैलेंस सीडी एसेट्स का लिखा जाता है। इस तरह से। और टू में जब आप सामान भेजते हैं तो डू गुड सप्लाई टू ब्रांच वो लिखते हैं। खर्चा होता है तो टू में कैश लिखते हैं। लायबिलिटी का अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो टू में लायबिलिटी का पेमेंट लिखते हैं। और बाय में जो आपको दो आइटम बताया गया है बीडी और सीडी का वो तो लिखते ही है। अगर कोई कैश सेल है तो उसको लिखना पड़ेगा। अगर आपने गुड्स रिटर्न हुआ है तो उसको लिखना पड़ेगा। डेटर से पैसा मिला है तो उसको लिखना पड़ेगा। एसेट्स का कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो उसको लिखना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल इसका लेजर हो गया और जर्नल एंट्री भी आपको बता दी है। अब बताइए कि इसमें आपको